हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की सेकंड हमारी बुक है और उसी के अंतर्गत हमारा चैप्टर जो है वो आपका प्रारंभ हो रखा है। और इसी चैप्टर को मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे औरतों ने कैसे दुनिया बदली है। 5th नंबर चैप्टर को हम लोग आपका देख रहे हैं, कैसे महिला आपके संघर्ष आपका सील हुई है और कैसी पूरी दुनिया में अपने आप को खड़ा किया है एक विशेष वर्ग के रूप में। और आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिला आपका पुरुषों के समान काम ना कर रही हो। किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं है जहां महिला आपकी भागीदारी पीछे हो। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देख लीजिए, आर्थिक क्षेत्र में देख लीजिए, आप बिजनेस में देख लीजिए, आप घर की भूमिका में देख लीजिए, आप किसी की भी बाप का भूमिका में देख सकते हैं। हर जगह महिला एक अपना उत्कृष्ट योगदान दे रही है। क्लियर है। तो एक हमने आपकी पुरानी रूढ़िवादी सोच के विषय में पूरा चैप्टर हमने पढ़ा था। उसमें देखा था लोगों की सोच क्या है, दायरे कैसे हैं, लोगों की लिमिटेशंस क्या हैं, लोग कहां तक आपका सोच पाते हैं। इन सभी के विषय में हमने देखा और देखा कैसे कि महिलाओं के काम को काम में ऐड ही नहीं किया जाता। बोलते हैं कि ये तो महिलाओं की जिम्मेदारी है और साथ में हमने देखा उसके काम करने के बदले कोई उनको पे आउट नहीं मिलता और बहुत सारी महिलाओं को दोहरा काम जो है आपका करना पड़ता है क्योंकि वो जॉब भी करती हैं और जॉब के साथ साथ वो क्या करती हैं, वो घर का भी काम करती हैं। तो ऐसे ही कहानी हमने देखी रूढ़ियों को तोड़ना और उसमें हमने देखा कि एक महिला हम लोग देख रहे थे आपका लक्ष्मी को, और उसने लक्ष्मी ने कैसे आदिवासी एक लड़की थी जिसने आपका 27 वर्ष में आपका महिला पायलट बनकर नॉर्थ रेलवे में अपने नाम ये रिकॉर्ड किया है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो उदाहरण है हमारे समाज में भरे पड़े हैं और ये सब वही हैं जो आपका रूढ़िवादी सोच के खिलाफ एक नया संघर्ष को आपका जन्म देते हैं। तो कल हम लोग अपना चैप्टर यहां तक वो आपका देख रहे थे। सबसे पहले इन दोनों इमेज को देख लीजिए, दोनों इमेजेस आपको दिखाई देंगी। फिर हम लोग आपका थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और उसको पढ़ने का प्रारंभ करेंगे। देख लिया आप लोगों ने, इतना बात कर लिया, इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं जो आप ये आपका फोटो देख रहे हैं, ये देखिए ये वाली फोटो को मैं आपको बता दूं। रामाबाई 1858 टू 1922 अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई और कह रहे कि ये ऐसी महिला हैं जो कभी कहां नहीं गई हैं, स्कूल नहीं गई हैं, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था। लेकिन जो उसके माते पढ़ना लिखना क्या कर लिया था, उससे सीख लिया। उन्हें पंडित की उपाधि दे दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना जानती थी और जो उस समय की औरतों में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कह रहे कि वो बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की थी। वो क्या थी कि वो उस समय संस्कृत को लिख पढ़ सकती थी, इसलिए उनकी उपाधि क्या होगी, पंडित हो गई। ये छोटी सी बच्ची की हम लोग बात कर रहे हैं। औरतों को तब ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी, यानी कि जो महिला है वो क्या नहीं कर सकती, ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकती। ऐसी समाज में फैली एक विडंबना और कुरीति थी जो हमारे समाज में थी। देखिए वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। उन्हें 1898 में पुणे के पास खेड़ा गांव के में एक मिशन स्थापित किया जहां विधवा स्त्री और गरीबों औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी गई। क्या किया, पुणे के पास एक जगह लिया उन्होंने, खेड़ा गांव, और एक अपने मिशन जो उनका एक बहुत दूरगामी विजन था उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जो विधवा महिला हैं और जो गरीब औरतें हैं उनको लिखना पढ़ना और स्वतंत्र होने की शिक्षा दी कि आप लिखिए पढ़िए और स्वतंत्र होने की हम लोग आपको क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं। उन्हें लड़कियों से चीजें बनाने, छापा खाने चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई गई कि आप लकड़ी की कैसे चीजें बना सकते हो, छाप खाना यानी कि आपके प्रिंटिंग प्रेस कैसे चला सकते हो। ये सारी कुशलता उनको सिखाई जाती थी जो वर्तमान में लड़कियों को काम कम ही सिखाई जाती हैं। और कह रहे हैं आज भी ऐसा है कि ये चीजें लड़कियों को नहीं सिखाई जाती। ऊपर बाईं और तरफ छिपी तस्वीर में छाप खाना दिख रहा है जिसमें रामाबाई
आज भी मिशन में कार्यरत है। अब ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है, ये छपाई खाना काम कर रही है औरतें, ये देखिए, ठीक है, ये इन्हीं का योगदान है, आप इनको देख सकते हैं। अब हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे कि औरतों को जब बर्तन बनाना नहीं आता था तो उनको क्या नहीं मानते थे कि ये कुम्हार नहीं है, क्योंकि ये भले ही मिट्टी बनाती हूँ, मिट्टी को लाती हूँ, लेकिन चाक नहीं चलाती थी, इसलिए इनको कुम्हार जो था आपका नहीं माना जाता था। तो सबसे पहले बच्चों, जितना हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ लिया है, कोई भी ऐसा पहलू, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी तथ्य या पॉइंट जो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ ना आया हो, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से एक एक करके आप ही अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी का कोई डाउट है। कोई डाउट है बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं? 19वीं सदी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए थे और वे समाज जिनके स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्री और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने का प्रयत्न किया। स्त्री ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। देखिए, स्कूल तो खुले, कॉलेज तो खुले, नई एजुकेशन का विचार भी आ रहा था, लेकिन समस्या की बात ये थी, स्त्री जो हमारी स्त्री हैं और जो पुरुष हैं, उनके बीच का दोनों का जो आपका संघर्ष था, वो कहीं ना कहीं स्त्रियों में ज्यादा था, क्योंकि उनको पढ़ने देने के लिए कोई इतना बड़ा मोटिवेशन उनको नहीं मिल रहा था। क्लियर है? आइए हम राज सुंदरी देवी का अनुभव पढ़ते हैं, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है। ऐसी एक हम स्टोरी को जो है आपका पढ़ने जा रहे हैं, और जो क्या है, देखिए, ये महिला है 60 वर्ष की, और इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बंगला भाषा में क्या लिखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, आत्मकथा लिखी है। उनकी पुस्तक, आप कह रहे हैं जो उनकी बुक है, उसको देख लीजिए आप। शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाए। उन्हें अमार जीबोन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है, और कह रहे हैं कि पहली कोई ऐसी भारतीय महिला है जिन्होंने क्या लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखी है। राज सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी, यानी कि कोई नॉर्मल फैमिली से नहीं थी, वह आपका जमींदार फैमिली से बिलोंग करती थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि, क्या कह रहे हैं कि उस समय क्या था, लोगों का विश्वास था कि लड़कियां लिखती पढ़ती हैं तो वह पति के लिए एक दुर्भाग्य लाती है। देखिए, कैसी समाज में एक विडंबना थी, एक पूर्व धारणा थी, गलत व्याख्या थी कि अगर स्त्री पढ़ी लिखी होगी तो क्या होगा, वो पति के लिए दुर्भाग्य लाएगी, यानी कि नसीब अच्छा नहीं होगा, और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के समय बाद बहुत कुछ छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा। आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ था, तो उन्होंने अपनी शादी के बाद ही धीरे धीरे छुप छुप कर, जिस तरह भी उन्होंने किया होगा, बहरहाल उन्होंने अपना पढ़ना लिखना जो था आपका सीख लिया। मैं अंततः सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद काम करने लगती थी। बीच में विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगेगी, मैं पढ़ने सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि लिखूंगी। कैसा था? एक अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा जग लगी कि मैं क्या करूंगी, एक आपका एक भाषा सीखूंगी और एक में धर्म पांडुलिपि, यानी कि अपने हाथ से धर्म के विषय में कोई धर्म ग्रंथ या व्याख्यान लिखूंगी, उसको हम पांडुलिपि कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं अपने विचारों का विरोध करने लग गई कि पहले तो मेरा यह था कि मैं पढ़ूंगी, लेकिन बाद में मैं क्या करने लग गई, अपने विचारों का ही जो विरोध है वो मैं करने लग गई। बाद में स्वयं अपने विचारों का विरोध करने लग गई। मुझे क्या हो गया है,
स्त्री पढ़ती नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक सपन आया, मैं चैतन्य भगवान, यानी कि जो एक संत है, बंगाल के बहुत फेमस संत हुए हैं चैतन्य भगवान, आप इनके बारे में पढ़िए कभी, आपका चैतन्य महाप्रभु के बारे में, ठीक है, का जीवन आपका पढ़ रही थी, क्या कर रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे पहले बड़े बेटे से कहा, सुनो विपिन। अब देखिए वो अपने एक्सपीरियंस को आपका शेयर कर रही हैं कि जब वो आपके किचन में बैठी थी तो वो सोच रही थी, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने बड़े बेटे को बुलाया और उसके विषय में जानने की थोड़ी सी कुछ कोशिश की कि आखिर में मैं देख लेती हूँ कि चैतन्य प्रभु है क्या, उनके विषय में कुछ उसको पता है कि नहीं। आइए जो भी स्टोरी आगे बढ़ लेते हैं। विपिन, आज अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है। जब मैं इसे मांगूंगी तो मुझे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहां छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर आई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाला और सावधानी से चुपचाप लिया, और उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्रों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उससे मैंने एक छिपाकर यह मौका पाया, मैं जाती और उस पन्ने के अक्षर का मिलान कर अपने शायद के अक्षरों से करती। अब देखिए, जब उसका बच्चा छोटा सा, ताड़ के पहले जो था, ताड़ के वृक्षों के जो पत्र होते थे, वृक्ष जिसको हम भोज पत्र कहते हैं, उन पर लिखा जाता था। तो जैसे वो ए आ लिख रहा था तो वो उसको सेम हम मैच कर रही थी और आपका ढूंढ रही थी। देखिए कितना बड़ा संघर्ष है एक शिक्षा पाने के लिए। आज से 200 वर्ष की पूर्व घटना की हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैंने दिन भर में सुनती आ रही थी। अत्यधिक जतन और कोशिश, जतन मतलब होता है बहुत प्रयास और मेहनत, और कोशिश के एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख सकी। अब सोचिए कितना लंबा मेहनत प्रयास करने के बाद केवल एक पढ़ना मात्र आया है, ठीक है, कोई वो नहीं था कुछ भी। रास सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान से उन्हें चैतन्य भगवान पढ़ने का अवसर मिला। स्वयं अपने लेखन से उन्हें संसार को उन समय की स्त्री के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। रास सुंदरी देवी ने अपने दिन दिनादि जीवन के अनुभव के विस्तार से लिखा है। ऐसे भी नहीं दिन होते हैं जब उन्हें दिन भर क्षण क्षण भर का विराम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं था कि वो जरा से बैठकर कुछ खा ले। यानी कि उनका पूरा दिन इतना बिजी शेड्यूल में बीतता था कि उन्हें खाना खाने, अपना फुर्सत निकालने, थोड़ा रेस्ट करने तक का समय नहीं था। ऐसे में पढ़ाई तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेस उनके लिए हो रही थी कि बैठकर वो कुछ सीख सके। अब देखिए, ये एक इमेज देख लीजिए आप, फिर आगे बढ़ें। देख लिया, चलिए अब ये इमेजेस है, नीचे देखते हैं। रास सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी, की स्थिति विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही थी। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीब, शैक्षणिक की सुविधा के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। अब देखिए, एक तरफ था रास सुंदरी की कहानी कि कैसे उस समय की जो समाज प्रथा प्रचलित थी उनको स्कूल नहीं भेजा गया। ऐसी रुकैया हुसैन थी। लेकिन इसके विपरीत था, वर्तमान समय में तो महिलाएं, आपकी लड़कियां खूब स्कूल जाती हैं, कॉन्वेंट स्कूल पढ़ रही हैं, अच्छे बाप के स्टैंडर्ड स्कूल्स में जाती हैं। लेकिन एक भारत की बहुत बड़ी संख्या जो लड़कियां स्कूल जा रही हैं, उसके बावजूद कुछ ऐसा वर्ग है जो गरीब है, शैक्षणिक सुविधा का अभाव है, भेदभाव के कारण उनको स्कूल छोड़ना पड़ रहा है।
डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पुअरिटी है उनके पास, एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं है, जिसके कारण उनको क्या करना पड़ा है, स्कूल को छोड़ना पड़ रहा है। सभी सामाजिक वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शैक्षण के समान सुविधा प्रदान करना विशेषकर लड़कियों को आज भी भारत में एक चुनौती है। कह रहे हैं कि शैक्षणिक जो है शिक्षा का अधिकार सबके लिए समान प्रदान किया गया है, लेकिन अगर हम विशेष करें, इसको यूनिफाई करें, आपका पैसिफाई करें, हमारे सामने चीज समझ के आएगा कि आज भी भारत में लड़कियों को पढ़ाना एक अपने आप में चैलेंजिंग फेस है। आप गांव में जाकर देखिए कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने 10th नहीं किया होगा, कितनी ऐसी लड़कियां जिन्होंने 12th नहीं किया होगा। और ये एक बहुत बड़ा डाटा है कि लड़कियों को 12वीं करने के बाद उनको ग्रेजुएशन का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उनको शहर जाना पड़ेगा। इसलिए हम अभी लड़की को शहर नहीं भेज सकते, क्योंकि वहां माहौल अच्छा नहीं है, ईटीसी बहुत सारी बातें वहां समाज के जो है के दायरे में आ जाती हैं। और कितनी ऐसी महिला हैं, कितनी ऐसी लड़कियां जिनमें कैपेबिलिटी है कुछ करने की, लेकिन उनको वहीं रोक दिया जाता है। ये भी एक भारत में सबसे बड़ा समस्या है, रूढ़िवादी सोच होने की वजह से। आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने पास पड़ोस में आपको देखने के लिए मिलेंगे जो आपके वहां सोच में भरे पड़े हैं। अब मैं सब बच्चों से बोलता हूं, कोई ऐसा एग्जाम्पल है आप उसको शेयर करिए। आपने कभी ऐसी स्थिति फेस की है तो कम से कम आप देखिए, आप फेस कर रहे हैं, वो कल आपको सफलता की ओर ले जाएगा। मैं इस चीज की निश्चितता करता हूं कि आज जो आप मेहनत संघर्ष कर रहे हैं, कल आपको निश्चितता एक आपको सफलता की ओर ले जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कंडीशन थी आज से 200 साल पहले एक महिला को पढ़ने के लिए। अपना एक उनका सपना, एक अभिलाषा, एक ड्रीम थी कि उसको पढ़ना लिखना है, वो पंडित बन सके और एक पांडुलिपि लिख सके। लेकिन उनके जीवन में पढ़ना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि जहां अगर किसी को पता लग जाए कि आपके हाथ में किताब का पन्ना है तो आपको समाज जो आपको प्रताड़ना मिलेगी, आप उसकी उम्मीद नहीं कर सकते। क्लियर है? तो फिलहाल हमने जितना पढ़ा है उसमें कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया बच्चों? वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय यानी कि प्रेजेंट कंडीशन में हमारे यहाँ एजुकेशन और स्कूल की क्या स्थिति है, थोड़ा उनको देख लेते हैं। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, यानी कि एक बहुत बड़े नंबर्स के रूप में वो लोग अपने स्कूल जा रहे हैं। चाहे लड़का हो लड़की हो, सबको मौका मिल रहा है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का जो एजुकेशन है उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस वेरिएशन मिलेगा। भारत में हर 10 वर्ष की जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है और इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में विस्तृत से जानकारी एकत्र की जाती है, जैसे आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाला काम आदि। अब देखिए, जनगणना होती है प्रत्येक आपका 10 वर्ष में। पहले इसको हाईलाइट कर लीजिए, इसको नोट लिख लीजिए कि भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। आयु एज उसमें देखा जाता है, एजुकेशन लिटरेसी भी उसमें चेक करी जाती है, उसमें ऑक्यूपेशन का आपका वेबसाइट क्या है, ये सारी चीजें जो है इसमें आपका देखा जाता है और उसमें हम लोग आपका देखते भी हैं और इसमें बात भी करते हैं। क्लियर है? चलिए, इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके हम आपको आकलन के लिए डाटा का रूप में हम लोग जनगणना को देखते हैं। जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात 1961 की जनगणना के अनुसार तब लड़कों और लड़कियों में 7 वर्ष एवं उससे अधिक के ऊपर 40% शिक्षित थे, 40% केवल शिक्षित थे जो इसमें देखा गया। कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। कैसे थे? जिन्हें केवल 1961 में अपना जो है नाम लिख सकते हैं, की तुलना में लड़कियां और स्त्रियां केवल 15% भाग ही शिक्षित थीं। पुरुष 40% थे और महिला 15%। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों या पुरुषों की संख्या बढ़कर कितना हो गई? 82% हो गई। 40 से कितना हो गया? 42, यानी कि जस्ट डबल। लेकिन अगर हम आगे बात करें, शिक्षित लड़कियों और स्त्रियों की संख्या 65%, यानी कि नंबर किसका कम बढ़ा? महिलाओं का। यानी कि 4 टाइम्स बढ़ा है। 15 चौका 60 यानी कि 5 अबव है,
वहां आपका 15% थी, अब देखिए 15 से कितना हो गया आपका 65 हो गया। ये आप ध्यान दीजिए, बढ़ा के नहीं बढ़ा, लेकिन जितना उनके रूप में बढ़ना था वो नहीं बढ़ा। इसका आशय यह है कि पुरुष और स्त्री दोनों के बीच में लोगों का अनुपात बढ़ा है, जो पढ़ा लिखा हो सकता है और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिली है। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं कि अब भी स्त्री की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? इनके बीच का जो अंतर है वो भी अभी आपका समाप्त जो है वो आपका नहीं हुआ है। तो ये अंतर आपको देखने का जरूरत है और आप इसको देख लीजिए। आप देखते हैं कि जब जनगणना होती है तो उसमें देखा जाता है कि कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, किस राज्य में पुरुषों की संख्या ज्यादा है, कहां पर महिलाओं में ज्यादा है, जनगणना रेट क्या है, साक्षरता दर आपकी महिलाओं में कितनी है, पुरुषों में कितनी है, हर राज्य के हिसाब से आपका निकाला जाता है, स्टेट लिस्ट बनती है। आगे देखते हैं, नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़के व लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में एक ही विद्यालय छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लड़के और लड़कियां इसमें शामिल हैं। कौन है कि लड़के और लड़कियां क्या हैं इसमें, इस वर्ग में आपका दोनों शामिल हैं। तो सबसे पहले ये सीट आपको देखनी है, फिर उसके बाद हम इस सीट में एक एक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और गौर करके देखेंगे। तो स्कूल का स्तर कक्षा 1 से 5, उच्च माध्यमिक 6 से 8 और माध्यमिक 9 से 10। तो लड़कों का परसेंटेज देखिए 4.36, लड़कियों का आपका 338 और टोटल बनता है इनका 4.14। ये सब है। और यहीं अगर आप SC ST की बात करो तो आपका देख लीजिए 4.17, लड़कियों में 4.02, टोटल योग बनेगा 4.46 और यहाँ टोटल कितना बन रहा है 4.13। तो यहाँ टोटल नंबर आपका बढ़ जाता है अनुसूचित जाति में। और अगला नंबर लेंगे अनुसूचित जनजातियों का, तो यहाँ मिलेगा आपको देखिए 7.02 और लड़कियों में 6.84% यानी कि 6.93%। ऐसे करके आप सारे डाटा को एक बार देख लीजिए, एक एक करके आप इन पे नजर आपका दौड़ाइए तो आपको सारा जो डाटा है आपको समझ आएगा। क्लियर है? ये HRD मिनिस्ट्री ने ही हमको क्या है डाटा दिया है, थोड़ा सा इसको आप देख सकते हैं, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। संभवतः ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दें कि होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की अधिक दर है। यानी कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने स्कूल छोड़ा है तो SC और ST ने क्या है स्कूल दर छोड़ा है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। इसकी रहती है जो दलित और आदिवासी लोग हैं उनके बच्चों को स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से यह पता चला है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष समय बिताती हैं। दोनों कैटेगरी की आपस में कंपैरिजन करके आप ड्रॉप आउट का नंबर जो है वो आपका देख सकते हैं कि टोटल इनका ड्रॉप आउट्स क्या है। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। कि ऐसा क्या कारण है कि जो आपके डिप्रेस हैं, जो आपके ट्राइबल एरिया हैं और जो आपके मुस्लिम हैं, उनके बच्चों को स्कूल क्यों छोड़ना पड़ता है? कि उनकी महिलाओं को जो है स्कूल बहुत जल्दी आपका ड्रॉपिंग के केस आपको मिलते हैं। तो कह रहे हैं इसमें बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए, ये आपको ध्यान रखना है। वो कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उन पे हम लोग एक एक करके आपका बात कर लेते हैं। देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीबी क्षेत्र में नियमित रूप से पढ़ने के लिए ना उचित स्कूल है और ना ही उचित शिक्षक है।
अब अगर हम ग्रामीण की बात करें, ना तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है क्योंकि स्कूल की फैसिलिटी है ही नहीं, और स्कूल भी नहीं है, कहीं स्कूल है तो कहीं आपके टीचर नहीं है। तो ये दो ऐसे प्राइम फैक्टर बनते हैं, आपके स्कूल और आपके टीचर जहां नहीं है, और आपका ड्रॉप आउट के केस मिलते हैं। यदि विद्यालय घर के पास ना हो तो लाने ले जाने के कारण के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न होने पर अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। अगर मान लीजिए कहीं स्कूल पास में अच्छा है और वहां अगर ये फैसिलिटी नहीं है कि स्कूल की वैन या बस लेने नहीं आती, तो जो गार्जियंस है जिनकी बच्चियां वहां स्कूल में पढ़ती हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते। कुछ परिवार अत्यधिक निर्धन होते हैं। अब एक की तो कंडीशन हो गई कि भाई स्कूल में वैन और बस आ ही नहीं रही, कुछ कह रहे हैं कि वो बहुत गरीब है, इस वजह से भी अपने बच्चों को नहीं भेजते। क्या है? बहुत गरीब है और अपने बच्चों को पढ़ाने का खर्च नहीं उठा सकते, और कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ने लिखने का जो खर्च है वो भी आपका नहीं उठा सकते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है, और यही कह रहे हैं कि यही कंडीशन है कि ऐसी कंडीशन में जो आपके लड़के हैं उनको पढ़ने में थोड़ी सी आपकी प्राथमिकता यानी कि प्राइमरी जो फेज है उनको मिल जाता है, क्योंकि उनके साथ शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ एक बच्चा था जो स्कूल में पढ़ रहा था, जिसने उसके टीचर से जो उसके आपके टीचर थे, वाल्मीकि होने की वजह से उससे झाड़ू लगवाई थी, उसको क्लास में अलग बैठाते थे। क्लास में अलग बैठाया, ये उसके सहपाठियों ने भेदभाव किया, टीचर ने उससे झाड़ू लगवाई, ये अध्यापक ने आपका भेदभाव किया था। आप चैप्टर को पढ़ेंगे, पीछे आपको मिलेगा। अब ये आपको बताना है कि चैप्टर नंबर 2 है या 1 है। अगर आपने रिवीजन किया है तो आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि की पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब आपको अच्छी ध्यान देना है कि 2014 में सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। अब आपको पता करना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से शुरू हुआ था। चलिए मैं राज्य बता देता हूं, हरियाणा से शुरू हुआ है। किसने शुरू किया है? केंद्र सरकार ने शुरू किया है। ठीक, क्यों किया है? क्योंकि हम बेटियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप लोग जनगणना पढ़ोगे तो हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? ये सब मैं आपको बातें बताऊंगा, लेकिन आप कहीं से कोशिश करना है कि आपके टीचर या कोई और बता दें आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं तो मैं आपको ब्रीफ में इसका छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन जो है 2-3-4 मिनट का मैं आपको दे दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो इतना हम लोग इस लेक्चर में आपका देख चुके हैं, इसमें पढ़ चुके हैं कि क्या कंडीशन इसमें रही है, क्या वास्तव स्थिति है। इनको थोड़ा सा हम लोग आपका इसमें आपका गौर करके जो है आपका देख लिए। ठीक, अब एक छोटी सी कंडीशन हमको दी गई है, लड़के और लड़कियों का परसेंटेज दिखाया है कि क्या स्थिति है अनुसूचित जातियों और जनजातियों का। इस डायग्राम को आप लोग देख सकते हैं। और आगे देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के आंकड़ों को ऊपर ही दी गई तालिका में दंड रेख के रूप में यानी कि डायग्राम के माध्यम से समझाने का कोशिश किया गया है। 2 आंकड़े आपको दंड रेख के रूप में दर्शित हैं कि कितने ऐसे हैं जो आपका ड्रॉप आउट हैं, यानी कि SC ST और अन्य के लोग बात करें तो जो आपके जनजातीय लोगों के बच्चे उनका ड्रॉप आउट ज्यादा है, 7.02% है, और लड़कों का क्या है, नॉर्मली आपका 4.36% है। तो इसको डाटा को आप लोग देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि कौन सा वर्ग ऐसा है जो आज भी शिक्षा से वंचित रह रहा है। आप छोड़िए, मुझे बताइए कि आपके गांव में पास में घर परिवार में कितनी ऐसी बच्चियां हैं और बच्चे हैं जिनको आज भी स्कूल नहीं भेजा जाता। कारण है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अपने माता पिता की कुछ आपके मदद कराते हैं और कुछ लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, लेकिन उनके माता पिता की जिम्मेदारी है, उनके अभिभावक की, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको देखनी होगी कि क्या कंडीशन है। इस कंडीशन पर आपको एक एक करके गौर करके इनको बात करना है और अपने समाज में ऐसी स्थिति के विषय में देखना है कि ऐसी चीजें कहाँ प्रचलित हैं, क्या स्थिति है। आप थोड़ा सा इनको गौर करेंगे तो ये सारी चीजें आपको अपने समाज में एक एक करके जो है आपको सब दिखाई देंगी और आपको देखने के लिए मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी जितना हमने पढ़ा है
इसमें कोई भी आपका डाउट, कोई भी आपकी क्वेरी, कोई भी आपका प्रश्न आप मुझसे पूछ लीजिए। अब देखिए, रुकैया खावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी। इनको स्टोरी को हम जो है पूरे विषय में आज नहीं कल पढ़ेंगे, ठीक है। और इनका एक सपना था आपका लेडी लैंड, जहां महिलाओं का ही राज हो, क्लियर है, जहां महिला का अधिकार हो। तो उस सपने को विषय में भी हम लोग देखेंगे, उसके विषय में भी पढ़ेंगे। लेकिन आपको याद होना चाहिए, इनसे पहले एक महिला को हम लोग आपका पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान रहना चाहिए, राज सुंदरी देवी। तो राज सुंदरी देवी को हम लोग देखेंगे। आज हमने पूरा उनको पढ़ लिया है, फिर हम आपका रुकैया हुसैन के विषय में पढ़ेंगे। तो आप राज देवी को पढ़कर आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में और आज से 200 वर्ष पहले क्या एजुकेशन सिस्टम में महिलाओं के लिए जितना व्यापक बदलाव होना चाहिए था, क्या वर्तमान समय में हुआ है या नहीं? मैं केवल ये जानना चाहता हूं, गौर करके बताइए आप कि हुआ है कि नहीं हुआ, फिर हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, 200 वर्ष पहले स्थिति थी कि महिला किताब का पन्ना तक अपने पास नहीं रख सकती थी। आज महिला हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि इतने साल आजाद होने के बाद और इतना बड़ा सब कुछ होने के बाद आज भी बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि जो आपके ड्रॉप आउट के जो आपके केस हैं, जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, ड्रॉप आउट है, उसका आप डाटा अभी पीछे देख चुके हैं, जो एक अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है। क्लियर है? तो इन सब बाकी चीजों के विषय में डिटेल से हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।